मैं डॉक्टर संजीत। आज का हमारा विषय है एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल का पार्ट 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इश्यू एनल और इश्यू रेक्टल फोसा। इश्यू एनल और इश्यू रेक्टल फोसा एनल कैनाल के दोनों साइड में एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें कुछ फैटी टिश्यूज पाए जाते हैं। इन फैटी टिश्यूज की वजह से जो हमारी एनल कैनाल होती है वो आसानी से एक्सपैंड होती है ड्यूरिंग द डिफेकेशन, यानी मल त्याग के समय वो आसानी से फैलती है। यानी जब फैलने की वजह से क्या होता है, जो हमारा रेक्टम या सिग्मोइड कोलन में जो स्टूल होता है वो आसानी से हमारे गुदामाग से बाहर आ जाता है। कई बार कुछ ऐसे पैथोलॉजिकल कंडीशन हमें इश्यू एनल या इश्यू रेक्टल फोसा में डेवलप होते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ बीमारियां होती हैं। जैसे जो इश्यू रेक्टल फोसा में अगर कोई पस का फॉर्मेशन होता है तो उससे इश्यू रेक्टल फोसा का एब्सेस कहते हैं। या कई बार जो ग्रेड 3, ग्रेड 4 या ग्रेड 5 के जो फिस्टुला ट्रैक होते हैं वो इश्यू एनल या इश्यू रेक्टल फोसा से ट्रेवल करते हुए एक्सटर्नल स्फिंक्टर या लिवेटर मसल को पियर्स करके एनल कैनाल या रेक्टम में जाके ओपन होते हैं। तो क्लिनिकली जो होता है ये इश्यू एनल फोसा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम स्पेशली अगर फिस्टुला की सर्जरी के लिए हम जाते हैं, या अगर इश्यू एनल या इश्यू रेक्टल फोसा में कोई एब्सेस है, जब उसके ड्रेन के लिए हम जब जाते हैं तो इसके अंदर जो आर्टरीज होती हैं, जो वेन होता है, जो नर्व होती हैं, उसको हमें उसको बिना किसी इंजरी के, बिना किसी नुकसान पहुंचाए हमें इस एरिया की सर्जरी परफॉर्म करनी होती है। क्योंकि इसके अंदर आपको पता है पुडेंडल जो कैनाल होती है उसमें से पुडेंडल इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, इंटरनल पुडेंडल वेन और पुडेंडल नर्व निकलती है। पुडेंडल नर्व जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। पहले हम इसकी थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ये हमने 3 पिक्चर्स यहाँ पे पहले लगा रखा है। ये दोनों एक्सियल सेक्शन है, एक्सियल सेक्शन में शो किया, और यहाँ पे ये कोरोनल सेक्शन है। तो इश्यू एनल फोसा या इश्यू रेक्टल फोसा पढ़ने से पहले हम इसके 2 डायग्राम और प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लेटाएंगे। ये हमारी एनल कैनाल है और एनल कैनाल के पीछे आपको पता है ये पोस्टीरियर रीजन है। हमने पेशेंट को क्या कर दिया, लिथोटमी पोजीशन पे लेटा दिया। तो ये लिथोटमी पोजीशन होगी जिसको हम एक्सियल सेक्शन बोलेंगे। ये क्या है, एक्सियल सेक्शन। और हम इसका जब कोरोनल सेक्शन देखेंगे तो ये हमारी एनल कैनाल हो गई। एनल कैनाल आपको पता है 4 सेंटीमीटर की होती है, और एनल कैनाल जो होती है जहाँ पे रेक्टम से इस जुड़ता है उसे हम एनोडक्टल जंक्शन कहते हैं। ये जो रिंग का फॉर्मेशन होता है इसे एनोडक्टल जंक्शन कहते हैं। और यहाँ से एक मसल्स और हमें दिखाई देती है जिसे हम लिवेटर नहीं मसल कहते हैं, या इसी को हम पेल्विक फ्लोर भी कहते हैं। आपको पता है कि जब हम जो हमारी एनल कैनाल होती है, ग्रीन कलर यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं। ये हमारी एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के एनल कैनाल के बीच में यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं, और इंटरनल स्फिंक्टर आपको पता है कहाँ तक जाती है, हिल्टल लाइन तक जाती है। और हिल्टल लाइन और एनोरेक्टल जंक्शन के बीच में एक म्यूकोजल फोल्ड होती है जिसे हम डेंटेट लाइन कहते हैं। ये तो सबसे पहले हम 2 सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सियल सेक्शन और ये है आपका कोरोनल सेक्शन। तो शेप ऑफ द इश्यू एनल और इश्यू रेक्टल फोसा, शेप कैसा होता है। तो यहाँ पे ये एनल कैनाल है, एनल कैनाल के दोनों तरफ ये आपका इश्यू रेक्टल फोसा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एनल कैनाल है, इसके बाहर इंटरनल स्फिंक्टर, फिर एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और यहाँ पे इश्यूअल ट्यूबरोसिटी है, ये इश्यू प्यूबिक रैमस बोन है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ये स्पेस बनता है इश्यू एनल या इश्यू रेक्टल, वो कैसे बनता है। तो ये लिथोटमी पोजीशन है पेशेंट की। यहाँ पे ये एंटीरियर है, ये एंटीरियर है, और ये पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर साइड में हमें पता है प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, और यहाँ पे एक बोन होती है, मैं एनल कैनाल को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे एक बोन होती है जिसे हम इश्चियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। इश्चियल ट्यूबरोसिटी जो होती है यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस से ये जुड़ती है, इसे ये होता है आपका इश्चियल ट्यूबरोसिटी। सेम यही चीज आपको यहाँ भी मिलेगी, इश्चियल ट्यूबरोसिटी। और इश्चियल ट्यूबरोसिटी से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक ये जो बोनी स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं इश्चियो प्यूबिक रैमस। तो सेम बोनी पार्ट इधर भी होता है, ये भी है इश्चियो प्यूबिक रैमस। तो इश्चियो प्यूबिक रैमस
प्यूबिक सिम्फाइसिस और इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच में है। फिर यहाँ से फिर एक और लिगामेंट होता है जो कि इस्चियल ट्यूबरोसिटी से कॉकिक्स तक जाता है, तो इधर भी सेम होता है, इसको बोलते हैं सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो जो ये लिगामेंट होता है वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी से शुरू होता है और जो यहाँ सैक्रम बोन होती है उससे जाके ये जुड़ जाता है। तो यहाँ पे एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं पेरिनियम। इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे? पेरिनियम। तो पेरिनियम क्या हुआ? इट इज अ डायमंड शेप स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्यूबिक सिम्फाइसिस टू द कॉकिक्स एंड लेटरल साइड अगर देखें तो ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी है। जब हम यहाँ पे एक ट्रांसवर्स लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये जो हमारा पेरिनियम था वो दो भागों में डिवाइड हो गया, एक एंटीरियर साइड में, एक पोस्टीरियर साइड में। एंटीरियर साइड में जो ये ट्रायंगल बनता है उसे बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, और जो पोस्टीरियर साइड में बनता है उसको बोलते हैं एनल ट्रायंगल। एनल ट्रायंगल में जो होती है एनस होती है, और यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में अगर मेल होगा तो उसमें केवल यूरेथ्रा ऑरिफिस होगा, और फीमेल होंगी तो वहाँ पे वेजाइनल ऑरिफिस भी होगी। तो ये जो आपका ट्रायंगल बनता है जो जिसको हम एनल ट्रायंगल कहते हैं, इसी ट्रायंगल के अंदर एनल कैनाल होती है, और इसी एनल कैनाल के दोनों तरफ, इस साइड और इस साइड, ये वाला जो एरिया पूरा है, ये वाला एरिया, यही आपका होता है इस्चियोरेक्टल फोसा। यहाँ पे जो हम ये देख रहे हैं ये एरिया, ये इस्चियोरेक्टल फोसा होगा। तो इसका जो शेप होता है वो होता है वेज शेप। इसका जो शेप होगा वो होगा वेज शेप। ठीक है, अब ये हो गया आपका एक्सियल सेक्शन में कैसा दिखाई देता है। अब हम इसको कोरोनल सेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पे एनल कैनाल, ये इंटरनल स्फिंक्टर जो ग्रीन कलर से हमने शो किया है, इंटरनल स्फिंक्टर आपको पता है इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सर्कुलर मसल ऑफ द रेक्टम, और इसके बाहर जो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो अगर यही इस्चियल ट्यूबरोसिटी अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, ये आपका इस्चियल ट्यूबरोसिटी है और ये यहाँ से इस्चियोप्यूबिक रैमस है, यही जो यहाँ पे इस्चियोप्यूबिक रैमस है, ये देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर निकल पा रहा है, ये इस्चियोप्यूबिक रैमस है, ये इस्चियोप्यूबिक हमने ब्लू कलर से शो किया इस्चियोप्यूबिक रैमस। इस इस्चियोप्यूबिक रैमस के साइड में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्टरेटर इंटरनस मसल। क्या होता है? ऑब्टरेटर इंटरनस मसल। ये ऑब्टरेटर इंटरनस मसल की एक फैशिया होती है जो कि नीचे फोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से बनता है आपका पुडेंडल कैनाल। तो यहाँ पे क्या बनती है? पुडेंडल कैनाल। तो यहाँ भी आपकी एक होती है पुडेंडल कैनाल। इसी पुडेंडल कैनाल के थ्रू पुडेंडल नर्व निकलती हैं, पुडेंडल आर्टरी निकलती है, पुडेंडल वेन निकलती है। अगर हम ये जो लाइन देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन सा, अगर यहाँ से एक लाइन हम यहाँ से इस एरिया तक आते हैं, यहाँ तक, तो ये जो एरिया था जो अभी लिवेटर नहीं मसल यानी पेल्विक फ्लोर से लेके पेरियनल स्किन, ये क्या था? हमारा पेरियनल स्किन था। ये क्या है? पेरियनल स्किन। अभी ये पूरा स्पेस था, लेकिन यहाँ पे देखिए एक लाइन है जिसने इस स्पेस को दो भागों में डिवाइड कर दिया। ये जो आप डॉट 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 लाइन देख रहे हैं, हिल्टल लाइन से लेकर यहाँ इस्चियल ट्यूबरोसिटी के आसपास तक, ये होती है पेरियनल फैशिया। पेरियनल फैशिया। इस पेरियनल फैशिया की वजह से ये जो स्पेस था, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर और ऑब्टरेटर इंटरनस मसल के बीच में जो स्पेस था, वो दो भागों में डिवाइड हुआ। ऊपर वाला हो गया आपका इस्चियो, यही होगा इस्चियोएनल फोसा या इस्चियोरेक्टल फोसा। इसी को हम इस्चियोएनल या इस्चियोरेक्टल फोसा कहते हैं। तो इस्चियोएनल एंड इस्चियोरेक्टल फोसा ये हो गया। तो अगर हम इसके पोजीशन की बात करें, द पोजीशन ऑफ इस्चियोएनल और इस्चियोरेक्टल फोसा, देन वी कैन से द पोजीशन ऑफ इस्चियोएनल इस्चियोरेक्टल फोसा इज बिलो द पेल्विक फ्लोर मसल। जो ये पेल्विक फ्लोर मसल्स है, इसके नीचे का एरिया, यहाँ पे देखिए ये पेल्विक फ्लोर मसल्स है, लिवेटाइनिक मसल को पेल्विक फ्लोर मसल भी कहते हैं। इसके नीचे का एरिया, और यहाँ पे देखिए ये इंटरनल स्फिंक्टर जहाँ खत्म हो रहा है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर का जो सबक्यूटेनियस पार्ट खत्म हो रहा है, वहां से एक लाइन ये जा रही है, इसको हम बोलते हैं पेरियनल फैशिया। इस फैशिया की वजह से ऊपर इस्चियोरेक्टल फोसा बनता है और इसके नीचे बनता है
पेरिएनल स्पेस। तो पेरिएनल स्पेस किसके किसके बीच बना? पेरिएनल फैशिया और ये पेरिएनल स्किन के बीच में ये वाला जो स्पेस है इसको बोलते हैं पेरिएनल स्पेस। और इसके ऊपर यानी पेरिएनल फैशिया से लेकर लिवेटाइनी मसल के बीच में जो स्पेस हुआ वो हो गया इस्चियोरेक्टल या इस्चियोएनल फोसा। तो कहाँ पे इसकी पोजीशन होती है? बिलो द पेल्विक फ्लोर मसल या पेल्विक फ्लोर मसल या इसे बोलते हैं लिवेटर एनाई मसल। तो इसकी किसके नीचे है? पेल्विक फ्लोर मसल के नीचे है। और एबव किसके है? एबव हम कह सकते हैं कि यह जो पेरिनल फैशिया है उसके ऊपर, या किसी किसी बुक में यह भी लिखा है कि ये पेरिनल स्किन के ऊपर होती है, यानी इस्चियोएनल फोसा, और इसको डिवाइड ना करके उन्होंने एक मान लिया है। तो ऊपर की तरफ हमारी लिवेटाइनी मसल होगी और नीचे की तरफ पेरिनल स्किन या पेरिनल फैशिया होगी। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ये है, नीचे पेरिनल स्किन है। साइड्स, दोनों साइड में क्या होगा? तो अभी हमने बताया ये वाला जो एरिया है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है और ये ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल है। तो मीडियल साइड, इसका जो मीडियल बॉर्डर बनेगा वो आपका मीडियल बॉर्डर है एक्सटर्नल स्फिंक्टर और लेटरल बॉर्डर है क्या है? ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल। तो एनल कैनाल के दोनों तरफ, इस तरफ भी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ बिलो आपकी पेरिनल स्किन है या पेरिनल फैशिया है, और साइड में क्या है? एनल कैनाल के दोनों तरफ, एनल कैनाल के दोनों तरफ। यानी इसकी पोजीशन क्या हुआ है? बिलो द पेल्विक फ्लोर मसल, अबव द पेरिनल फैशिया, पेरिनल स्किन, साइड में क्या है? एनल कैनाल के दोनों साइड। तो ये आपकी पोजीशन हो गई। कंटेंट, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर इस्चियोएनल और इस्चियोरेक्टल फोसा। कंटेंट फैटी टिश्यू होता है। यहाँ पे जो आपका इस्चियोएनल या इस्चियोरेक्टल फोसा होता है इसमें फैटी टिश्यू होता है। अब आपको क्लिनिकली थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि पेरिएनल स्पेस का जो फैटी टिश्यू होगा और जो इस्चियोएनल स्पेस में जो फैटी टिश्यू होगा इसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। मान लेते हैं कि ये हमने अभी आपको तो पेरिएनल स्पेस, पेरिएनल स्पेस में जो फैटी टिश्यूज होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत आपस में इनके बीच में जगह कम होती है, ये देखिए। और एक सेप्टा द्वारा क्या होते हैं? सब जो है अलग अलग होते हैं। जबकि इस्चियोरेक्टल फोसा में जो फैटी टिश्यूज होंगे वो काफी दूर दूर होते हैं और इनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। तो अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जो फैटी टिश्यू हैं बहुत नजदीक हैं और यहाँ पे जो फैटी टिश्यू हैं इस्चियोरेक्टल फोसा में बहुत दूर दूर हैं। तो क्लिनिकली इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि जब किसी पेशेंट को एब्सेस होगा, यानी अगर यहाँ पे पस इकट्ठा होगा इस्चियोरेक्टल फोसा में और वही पस अगर इस स्पेस में पेरिनल स्पेस में होगा तो दोनों में दर्द किसको ज्यादा होगा? जब पेशेंट को एब्सेस इस्चियोरेक्टल फोसा में होगा तो इसमें पेन जो होगा पेशेंट को वो कम होगा, लेकिन यही एब्सेस अगर पेरिनल स्पेस में होगा तो पेशेंट को पेन बहुत होगा, अनबियरेबल पेन होगा। अगर हम लोग देखते हैं पेशेंट को, अगर पेशेंट को एब्सेस है इन द पेरिनल स्पेस देन पेशेंट बहुत पेन में हमारे पास आता है। अगर यही पेशेंट को एब्सेस है इस्चियोएनल स्पेस में या इस्चियोरेक्टल स्पेस में तो पेशेंट को पेन बहुत कम होता है। एक तो ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्या होता है कि इस एरिया में हम लोगों ने जब इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जब हम लोगों ने एनल कैनाल पढ़ा था तो यहाँ पे हमने आपको डिस्कस किया था कि जो ये कैनाल होती है पुडेंडल कैनाल या इसी को एल्कॉक्स कैनाल कहते हैं, इसके अंदर से एक नर्व निकलती है जिसको पुडेंडल नर्व कहते हैं। पुडेंडल नर्व जो होती है जब आगे बढ़ती है तो उसमें 3 ब्रांचेस बनती हैं। एक ब्रांच तो देखिए आपकी एनल कैनाल की तरफ आती है जिसको हम इंफीरियर रेक्टल नर्व कहते हैं, और 2 ब्रांच यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ यूरोजेनेटल ट्रायंगल में चली जाती है। एक नर्व इसकी जो होती है उसे डॉर्सल नर्व ऑफ द पेनिस कहते हैं और दूसरी नर्व को हम बोलते हैं पेरिनियल नर्व। तो हमें तो ऊपर की नर्व नहीं पढ़नी है, हमें तो एनल कैनाल के आसपास की जो नर्व है उसको पढ़ना है। तो इंफीरियर रेक्टल नर्व की जो ब्रांच होती है उसे हम बोलते हैं उसमें 3 ब्रांचेस और बनती हैं। एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्व का केवल सिंपैथेटिक। ये इसके पहले की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया है।
जो सेंसरी नर्व होती है वो इस पेरिएनल स्किन के आसपास इस पेरिएनल स्किन को सप्लाई देती है, और डेंटेट लाइन के नीचे, चूंकि हमने पहले से पढ़ा है कि डेंटेट लाइन के नीचे जो होती है वो होती है स्क्वैमस एपिथेलियम, और डेंटेट लाइन के ऊपर जो स्किन होती है उसको बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। डेंटेट लाइन के नीचे चूंकि और हिल्टन लाइन के बीच में जो ये वाली एरिया होता है वो होता है वो नॉन केराटिनाइज्ड सबक्यूटेनियस स्किन होती है। तो वो, और हिल्टन लाइन और नर्वस के बीच में जो स्किन होती है उसमें केराटिनाइज होती है। तो ये जो एरिया होता है इसमें सेंसरी नर्व की सप्लाई होती है। तो बिकॉज ऑफ सेंसरी नर्व ये एरिया बहुत पेनफुल होता है, जबकि इश्योरेक्टल फोसा में जो होती है ये जो नर्व होती है बहुत कम मात्रा में होती है या ना के बराबर होती है, और इसलिए जो यहाँ पे पेन उठता है वो बहुत कम पेशेंट को पेन पता चलता है। अगर पेशेंट को एब्सेस बहुत छोटा होगा इस एरिया में पेरियनल स्पेस में तो पेशेंट हमारे पास तुरंत दौड़ता हुआ आएगा पेन के साथ। लेकिन अगर छोटा सा एब्सेस बन रहा होगा इश्योरेक्टल फोसा में तो पेशेंट को कई बार पता ही नहीं चलता कि उसके मतलब इस एरिया में एब्सेस भी बन रहा है। जब तक उसका पूरा का पूरा स्पेस इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक पेशेंट हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको कोई कंप्लेन ही नहीं फील होगी। तो ये इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। अब आता है बाउंड, दूसरे इसका कंटेंट होता है पुडेंडल कैनाल। पुडेंडल कैनाल आपको पता है, अभी मैंने पहले बताया कि जो ऑपरेटर इंटरनस मसल होती है, जो इश्योप्यूबिक, ये जो रेमस होता है इसके जस्ट बगल में होती है और नीचे थोड़ा आती है, इसका फोल्ड बनता है इसकी फैशिया का, उससे होती है ऑपरेटर ये पुडेंडल कैनाल बनती है। इसको एल्कॉक्स कैनाल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है एल्कॉक्स कैनाल। इसके अंदर से एक पुडेंडल आर्टरी निकलती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। एक पुडेंडल वेन निकलती है जिसे हम इंटरनल पुडेंडल वेन कहते हैं, और दूसरी निकलती है पुडेंडल नर्व, तीसरी निकलती है पुडेंडल नर्व। तो इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और इंटरनल पुडेंडल वेन जब यहाँ से आगे बढ़ता है, यहाँ से निकलती है, तो जो ये वाला स्पेस होता है, यहाँ से आर्टरी निकलती है और यहाँ से वेन, दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पे एक प्लक्सस बनता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल हेमोराइड। एक्सटर्नल हेमोराइड जो होता है वो किसकी वजह से बन रहा है? इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और इंटरनल पुडेंडल वेन के एनास्मोसिस से जो कुशंस बनते हैं, एनल कुशंस बनते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल हेमोराइड। जो कि कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है ये इंटरनल स्फिंक्टर्स के नीचे, यानी हिल्टन लाइन के नीचे, और किससे कवर हो रहा है? सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इस एरिया में बनता है। तो इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और इंटरनल पुडेंडल वेन का फंक्शन हमने देख लिया क्या कर रही है। अब आता है नर्व। जो नर्व होती है, कौन सी नर्व होती है? अभी हमने बताया, यहाँ से एक नर्व निकलती है जिसको हम बोलते हैं पुडेंडल नर्व। पुडेंडल नर्व की दो ब्रांच चली जाती है आपके यूरोजेनिटल ट्रायंगल में, और एक ब्रांच आती है एनल कैनाल के आसपास। एनल कैनाल में फिर जब ये इधर आती है इंफीरियर रेक्टल नर्व, तो तीन ब्रांचेस बनती हैं। एक तो वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को सप्लाई करेगी जिसे मोटर ब्रांच होती है, एक उसकी सेंसरी नर्व होती है जो पेरिनल स्किन को सप्लाई करती है, और एक इसकी जो सिंपैथेटिक ब्रांच होती है वो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं या जो यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं उसको जाके ऑटोनॉमिक मतलब इनवॉलेंट्री सप्लाई देती हैं। तो ये आपका कंटेंट होता है। फिर आता है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो अगर हम देखें तो अगर हम पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लेटा रखे हैं तो ये जो इसका जेनाइटल एरिया वाला पार्ट होगा वो होगा एंटीरियर, जो उसका बैकबोन वाला एरिया होगा वो होगा पोस्टीरियर। तो एंटीरियर साइड में जो बनता है इसकी बाउंड्री, ये जो लाइन देख रहे हैं ये यूरोजेनाइटल डायफ्राम होता है यहाँ पे, और यहाँ पे सुपीरियर और डीप जो होता है यहाँ पे पेरिनियल जो मस्कुलर लेयर होती है, इसकी वजह से बनता है। पोस्टीरियर साइड में पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस है, इसके पीछे सैक्रोट्यूबस लिगामेंट होता है। तो इसका ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये एंटीरियर बॉर्डर है। बेस इसका जो बनता है, बेस हम इसमें देखेंगे ये स्किन की वजह से बनता है। ये जो पेरिनल स्किन है ये इसका बेस है। इसमें एक और होता है एपेक्स। एपेक्स जो बनता है आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटर इंटरनस मसल है, ये क्या है? लिवेटर नहीं मसल। इन दोनों का जहाँ पे जंक्शन होता है ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया होता है ये इसका एपेक्स है। क्योंकि ये वेज शेप है तो ये बिल्कुल ऐसे होता है,
ऐसे, तो ये ऊपर इसका एपेक्स है। अब आता है इसका मीडियल पार्ट, तो मीडियली क्या है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, और लेटरल क्या है, ऑपरेटर इंटरनस मसल, और यहाँ पे ठीक है, ये इसकी बाउंड्रीज हो गई। अब आता है रीसेस। रीसेस या स्पेस इसको कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रीसेस का मतलब होता है खाली स्थान या स्पेस। अगर हम देखें यहाँ पे, मैं इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे एक स्पेस, कभी जब आप एनल फोसा में आप जब अपनी फिंगर इसको जब इंसर्ट करेंगे, जब कभी इस तरह के एब्सेस आपको देखने को मिले जो इश्योरेक्टल फोसा में होंगे, जब आप फिंगर करेंगे तो ये एक फिंगर जब यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे अंदर की तरफ आपको लगभग इतना गहरा आपको गड्ढा सा फील होगा, स्पेस होगा, तो उसको बोलते हैं एंटीरियर रीसेस, जो कि किसकी वजह से बन रहा है, जो ये लिवेटरी मसल है, और ये लिवेटरी मसल आप ये देख रहे हैं जो लाल लाल है, ये एरिया दिख रहा है, ये लिवेटरी, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, लिवेटरी मसल ये मैं ब्लू से बनाने जा रहा हूँ, ये इसकी लिवेटरी मसल है, ये लिवेटरी मसल है। और लिवेटरी मसल किसकी वजह से बनती है, प्यूबोकॉक्सिजियस और इलियोकॉक्सिजियस मसल से बनती है। देयर आर टू मसल्स। वैसे तो जो पेल्विक फ्लोर में होती हैं 3 मसल्स होती हैं, एक इलियोकॉक्सिजियस, इस्चियोकॉक्सिजियस और प्यूबोकॉक्सिजियस, लेकिन हमारे बॉडी में इस्चियोकॉक्सिजियस जो होती है वो अभी जो होता है उतना फंक्शनल नहीं होती है, लेकिन जो टेल बोन जिसमें टेल होता है जिन एनिमल में, उसमें ज्यादा एक्टिव होता है, और सेक्सुअल वाला जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का, उसमें थोड़ा सा उसका पार्टिसिपेशन है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। लेकिन ऐसे अगर कोई बात करे कि पेल्विक फ्लोर में स्पेशली कौन मसल होती है, तो लिवेटरी मसल में स्पेशली जो होती है 2 मसल्स होती है, एक होता है प्यूबोकॉक्सिजियस और एक होता है इलियोकॉक्सिजियस। इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा एक गड्ढा होता है, ऐसे नीचे की तरफ यानी जो ग्लूटेस मैक्सिमस मसल होता है और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है, इसमें भी एक कैविटी होती है, गड्ढा होता है, तो आपको एक रीसेस पोस्टीरियर और एक रीसेस एंटीरियर मिलेगा, और एक रीसेस और मिलता है, बोलेंगे ये जो आप देख रहे हैं, ये एनल कैनाल जो होती है, जो इसका एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, हमने इसके पहले एक वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर का जो सुपरफिशियल पार्ट होता है वो पीछे कॉकिक्स से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट। ये वाला जो देख रहे हैं, इसको मैं और अच्छे से क्लियर कर दूं, इस यहाँ पे देखिए, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये एनल कैनाल है, ये ग्लूटियस मैक्सिमस है, ये कॉकिक्स है। यहाँ पे देखिए एक आपको मस्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है, इधर आना बेटा, इसको पकड़िए, इसके बीच में एक स्पेस होता है। मान लेते हैं किसी पेशेंट को लेफ्ट साइड में एक इश्यूएनल फोसा में एक एब्सेस बना, तो जो इसका पस होगा वो धीरे धीरे राइट इश्यूएनल फोसा में आ जाता है। तो कैसे आ जाता है, तो क्या होता है, लेफ्ट वाला जो इश्यूएनल फोसा होता है राइट वाले से कम्युनिकेट करता है, इसी के पीछे से जो एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट होता है, इसके पीछे स्पेस होता है। देखिए मैं यहाँ मान लेते हैं हमारा पस था, और ये धीरे धीरे जब इधर इकट्ठा होगा तो इधर से भी ये लेफ्ट से राइट की तरफ आ जाता है। तो ये देखिए कैसे बना, जैसे हाफ सी शेप का, तो इसे बोलते हैं हॉर्सू शेप स्पेस। इसी तरह एंटीरियर साइड में होता है, एंटीरियर साइड में भी जो हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है किससे जुड़ा होता है, ये पेरिनियल बॉडी से जुड़ा होता है। अब आगे की तरफ भी देखिए, इसके पीछे स्पेस होता है, ये देखिए, तो अगर एंटीरियर साइड में कोई एब्सेस होगा इश्यूरेक्टल फोसा में, तो वो लेफ्ट साइड में भी आ जाएगा, राइट का लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये जो स्पेसेस होते हैं इसको डीप एनल स्पेस भी कहते हैं, या इसी को हॉर्सू शेप स्पेस कहते हैं। तो जब हम हॉर्सू शेप फिस्टुला आगे पढ़ेंगे तो और हम हॉर्सू शेप फिस्टुला पढ़ेंगे, एंटीरियर हॉर्सू शेप फिस्टुला, पोस्टीरियर हॉर्सू शेप फिस्टुला, इन इश्यूरेक्टल फोसा और इन बिटवीन द इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में भी एक हॉर्सू शेप फिस्टुला बनता है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे एंटीरियर रीसेस होते हैं, पोस्टीरियर रीसेस होते हैं, हॉर्सू शेप स्पेस होते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द इश्यूरेक्टल फोसा, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यही है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जब एमआरआई फिस्टोग्राम आती है तो उसमें लिखा होता है, कोई एमआरआई रिपोर्ट देखे जिसमें एब्सेस हो, तो उसमें एब्सेस होता है इन द इश्यूएनल और इश्यूरेक्टल फोसा,
जब हम इसको IND इंसिजन एंड ड्रेनेज करते हैं तो हमें जो यहाँ पे आर्टरी नर्व की सप्लाई होती है उसको सेफ करना पड़ता है। अगर सेफ नहीं करेंगे किसी कारणवश अगर इसमें इंजरी होती है तो या तो हैवी ब्लीडिंग होगी। अगर मान लें हमने पुडेंडल आर्टरी को टियर कर दिया जिसमें हर्सू से फिशुला, यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे जब आप ये फिशुला MRI फिशुलोग्राम की रिपोर्ट है तो यहाँ पे देखिए द पोजीशन, यहाँ पे फिशुला ट्रैक के बारे में पूरा बताया गया है। देयर इज अ लॉन्ग फिशुला ट्रैक एक्सटेंडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल ओपनिंग इन द लेफ्ट पेरिनेल रीजन एट 4 o'clock पोजीशन through the left ischial-anal and ischioretial fossa upward and medially piercing the external and internal sphincter to communicate the anorectal junction 5.2 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ग्रेड 4 का फिशुला। तो जब आप ग्रेड 4 के या ग्रेड 5 के फिशुला पढ़ते हैं तो हॉर्सो से देखिए अभी मैं आपको आगे वाले वीडियोस में दिखाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे MRIs हैं जिसमें इश्योरेक्टल या इश्योएनल फोसा में बहुत सारे एब्सेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मल्टीपल ट्रैक देखने को मिलेंगे। कई ऐसे फिशुला ट्रैक होते हैं जो यहाँ पे लेफ्ट साइड से शुरू होते हैं और इश्योएनल फोसा से होते हुए लिवेटर एनाई मसल को पियर्स करते हैं। या कुछ ऐसे ट्रैक आपको मिलेंगे जो ऑपरेटर इंटरनल मसल की तरफ जाएंगे, कुछ ऐसे ट्रैक मिलेंगे जो ग्लूटियस मैक्सिमस की तरफ जाएंगे, कुछ ऐसे ट्रैक मिलेंगे जो कि यहाँ से शुरू होंगे यूरोजेनेटल, यहाँ एनल ट्रायंगल से शुरू होंगे और यूरोजेनेटल ट्रायंगल में पहुंच जाएंगे, रूट ऑफ द पेनिस तक चले जाएंगे। तो ये जो स्पेसेस होते हैं ये क्लिनिकली बहुत ही इनका इंपॉर्टेंस होता है। फिर है फिशुला इन लो, जैसा कि हम जानते हैं ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 के जो फिशुला होते हैं वो इश्यूएनल फोसा से होते हुए या तो वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स करके एनल कैनाल में एंट्री करते हैं या तो वो रेक्टम में चले जाते हैं। तो एक्सटर्नल ये लिवेटर मसल को पियर्स करके। और एक होता है पुडेंडल ब्लॉक, जैसा कि हम जानते हैं पुडेंडल ब्लॉक जो होती है, पुडेंडल ब्लॉक में क्या करते हैं हम लोग कि जो पुडेंडल नर्व होती है, आपने देखा ना यहाँ पे पुडेंडल कैनाल थी, यहाँ से पुडेंडल नर्व निकल रही थी और यही पूरी पुडेंडल नर्व जो होती है वो पूरी पेरिनियम, जो पूरा पेरिनियम होता है उसको सप्लाई करती है। इसकी दो ब्रांचेस यूरोजेनेटल ट्रायंगल को सप्लाई करती हैं और एक ब्रांच जो पुडेंडल इंफीरियर रेक्टल नर्व होती है वो एनल ट्रायंगल को करती है। पुडेंडल ब्लॉक किस लिए करते हैं? जब हम पेरिनियम की कोई भी सर्जरी करते हैं, जैसे एनल कैनाल से रिलेटेड पाइल्स, फिशर, फिशुला या यूरोजेनेटल ये वेजाइनल डिलीवरी के अगर कोई सर्जरी या वेजाइनल में जैसे एपिजियोटोमी करनी है तो यहाँ पे जब हम पुडेंडल ब्लॉक लगाते हैं तो हम पुडेंडल नर्व को ब्लॉक करते हैं। तो पुडेंडल नर्व कहाँ से निकलती है, एनल कैनाल से उसकी डिस्टेंस क्या होती है और कहाँ पे जाके हमें वो जो एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं उसको कहाँ पे लगाना है, वो हमें जब हमारी एनाटॉमी ऑफ ये इस एरिया की अच्छे से क्लियर होगी तो हम अच्छे से उसको सर्जरी को, चाहे वो सर्जिकल प्रोसीजर हो चाहे पैरासर्जिकल, उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। एक चीज इसमें मिस हो गया वो मैं आपको बता दूं, अक्सर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि जो इश्योएनल फोसा है या इश्योरेक्टल फोसा है इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, यानी इसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ, इसमें इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी डेप्थ यानी इसकी हाइट, तो इसकी लगभग 5 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर जो होती है वो डेप्थ होती है। लेकिन ये वैरी करता है, किसी किसी पेशेंट में ये थोड़ा कम भी होता है, थोड़ा ज़्यादा भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि इसकी जो विड्थ होती है, यानी ये वाला एरिया है वो केवल उन्होंने 2.5 सेंटीमीटर बताया, लेकिन ये 2.5 सेंटीमीटर नहीं होता है, क्योंकि अगर जब आप सर्जरी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं आप देखेगा एक्सटर्नल स्फिंक्टर से लेके इस एरिया तक की वो विथनेस होती है, जो चौड़ाई होती है वो लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। और इसकी गहराई जो होती है, जो डेप्थ होती है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक कई बार मैंने देखा है लगभग 5 से लेके 6 सेंटीमीटर तक होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसकी ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सा कई बार वेरी करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इश्यूएनल फोसा के बाद की जो एनाटॉमी का पार्ट रह गया है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेसेस, इसके बाद टाइप्स ऑफ फिशुला, फिर पाइल्स, फिशर, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमआरआई के हिसाब से अगर कोई फिशुला का केस हमारा आता है तो उसका डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन कैसे करना है और मैनेजमेंट कैसे करना है।